जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 9 के विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि 13 मार्च को होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, जो कि 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में, निम्न में से प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व हैं। तो आपको बताना है कि ऑप्शन में कौन सा पंच तत्व है। तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है वायु, अग्नि, पृथ्वी और सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर लास्ट वाला द सभी, यानी कि वायु, अग्नि, पृथ्वी ये सभी पंच तत्व में आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, द ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ हम किसको कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है ठोस CO2, द्रव CO2 या फिर ठोस HNO3 या फिर इनमें सभी। तो किसको कहेंगे? तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठोस CO2। तो जो ठोस CO2 रहता है उसको हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। और जो यह निम्न में से शुष्क बर्फ कौन सा है, ये क्वेश्चन अक्सर बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है और इस क्वेश्चन को फिलअप में भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि शुष्क बर्फ जो कि हम ठोस CO2 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि द्रव्य का पात्रानुसार आकार बदलना कहलाता है। तो जो द्रव्य रहता है वह पात्र अनुसार, यानी कि किसी भी पात्र में हम रख देंगे तो वह आकार बदल लेता है। तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में देख सकते हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, गैसीय परिवर्तन या फिर ऊर्ध्वाधर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन आ भौतिक परिवर्तन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आखिर क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि हम द्रव्य को किसी वस्तु में रख देते हैं और दूसरा शेप में यहाँ पर ला लेते हैं। मान लीजिए ठंडा करके लेते आते हैं और दोबारा से हम यहाँ पर गर्म कर देंगे तो वह वापस पिघल जाएगा और दोबारा से वही शेप में आ जाएगा जो पहले शेप रहता है। तो इसी कारण इसको यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में रखा गया है। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सर्वप्रथम परमाणु नाम किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर चौथा में। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं ब्राउट ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने या फिर कनाद ने। तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले परमाणु नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जवाब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर द कनाद हो जाएगा, ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। तो यहाँ पर पूछा गया कि तत्वों का नामकरण, प्रतीक आदि स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्था है। तो एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो कि तत्वों का नामकरण करेगी, यानी कि नाम रखेगा, उसका प्रतीक चिन्ह बताएगा कि आखिर कौन सा चिन्ह होना चाहिए। तो उस संस्था का नाम बताना है। तो उस संस्था का नाम क्या है? तो उस संस्था का नाम यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है INB, IUPAC या फिर IZN या फिर SI। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, IUPAC, जो कि एक संस्था है और तत्वों का नामकरण, प्रतीक आदि स्वीकृति प्रदान करता है, ऑप्शन बा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं रॉबर्ट हुक, और यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन और मेथिलस स्वीडन ने, और यहाँ पर लुईन होक, ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉबर्ट हुक में यहाँ पर टिक मार देते हैं। लेकिन जो रॉबर्ट हुक रहता है वह मृत कोशिका की खोज करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लुईन होक के द्वारा किया गया था। लुईन होक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज किया गया था। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो कोई वस्तु है उसके वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? आखिर वह क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया विस्थापन, दूरी, त्वरण या फिर चाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सा, त्वरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर में, निम्न में से चाल का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन आ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर ऑप्शन बा यहाँ पर
मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर घंटा स्क्वायर या फिर किलोमीटर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित दिशा में चाल को हम कहते हैं। तो जब एक निश्चित दिशा में कोई चाल चलता है यानी कि कोई चीज़ गति करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया वेग, चाल, त्वरण या फिर बल। तो किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, वेग। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जड़त्व नियम कहलाता है। तो जो जड़त्व नियम है उसको हम क्या कहते हैं, किस नियम के तहत रखते हैं, आपको बताना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन आ, गति का तृतीय नियम, या फिर बा, गति का द्वितीय नियम, या फिर गति का प्रथम नियम, या फिर इनमें सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर जो जड़त्व नियम कहलाता है वह किसके अंतर्गत कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सा, गति का प्रथम नियम के तहत, ऑप्शन सा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कूट कूट की प्रजाति है। कूट की प्रजाति है तो कौन सा प्रजाति है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कटला हो गया, रोहू हो गया, मृंगल हो गया, लेग हॉर्न हो गया। तो किसकी प्रजाति है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कुटकुट की कौन सी प्रजाति है? तो यहाँ पर लेग हॉर्न हो गया, ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कार्य ऊर्जा का मात्रक है। तो कार्य ऊर्जा का मात्रक आपको बताना है। तो कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन में देख सकते हैं जूल दिया गया है, न्यूटन दिया गया है, पास्कल दिया गया है, या फिर डायन दिया गया है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आ, जूल। ऑप्शन आ, जूल, जो कि कार्य ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शक्ति का व्यावसायिक मात्रक है। तो यहाँ पर शक्ति का व्यावसायिक मात्रक बताना है, यानी कि घर में आप बिजली का यूज करते होंगे, तो वहाँ पर जो बिजली बिल जो नापा जाता है, मापा जाता है, वह किस में मापा जाता है? तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ, न्यूटन, या फिर ऑप्शन बा, किलोवाट घंटा, या फिर 100 वाट, या फिर 10 सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बा, किलोवाट घंटा। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर व्यावसायिक मात्रक पूछा गया है। वही अगर यहाँ पर एसआई मात्रक पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर वाट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर व्यावसायिक पूछा गया है जिसके कारण यहाँ पर किलोवाट घंटा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से ध्वनि का मात्रक है। तो ध्वनि को हम किस में मापते हैं? तो देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन आ, डेसिबल, ऑप्शन बा, जूल, ऑप्शन सा, हर्ट्ज, या फिर ऑप्शन द, मीटर स्क्वायर। तो किस में मापते हैं? तो जो ध्वनि का मात्रक होता है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। हम ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि चमगादड़ द्वारा विसरण में ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो किस में होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं परावर्तित ध्वनि में, पराध्वनि में, या फिर दोनों में, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, पराध्वनि में। ऑप्शन बा, पराध्वनि में। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है कि आखिर कौन सा फिलअप यहाँ पर, कौन सा यहाँ पर शब्द भराएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदले पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। तो ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम गलनांक कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर दिया गया गलनांक। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान होता है। तो कैसा होता है? तो ठोस में जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत ही कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ठोस की अपेक्षा यानी कि ठोस को छोड़कर यहाँ पर द्रव्य के कणों में रिक्त स्थान कितना होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ठोस के मुकाबले जो रिक्त स्थान होता है द्रव्य में वह अधिक होता है। तो यहाँ पर अधिक भर दीजिएगा, यहाँ पर अधिक हो जाएगा, अधिक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर में, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। तो क्या होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा कोशिका होती है। कोशिका होती है। जो कोशिका होती है वह जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। अब 4 नंबर में देखिए, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा गति है? तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो कौन सा जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सरल रेखीय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरल रेखीय। सरल रेखीय।
सरल रेखीय गति जो कि गति का सबसे साधारण प्रकार होता है। अब देखिए यहाँ पर संवेग का एसआई मात्रक लिखना है। आखिर संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका यहाँ पर एसआई मात्रक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर वस्तु का भार खाली स्थान मात्रा होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर, यहाँ पर चंद्रमा पर वस्तु का भार पूछा गया है, तो कितना होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कम होता है। वस्तु का भार चंद्रमा में कम होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं लगभग कितना होता है? 1/6 गुना होता है, लगभग 1/6 गुना होता है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में मधुमक्खी से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो मधुमक्खी से हमें यहाँ पर शहद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि मधुमक्खी से और इसके अलावा क्या प्राप्त होता है। 8वां नंबर में देख सकते हैं आवृत्ति बढ़ने पर आवर्त काल सदैव है, तो क्या होता है? तो यह घटता है। जब आवृत्ति बढ़ता है तो आवर्त काल हमेशा घटता है। तो देख सकते हैं कि पहला नंबर में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से एक धातु का उदाहरण है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको टिक मारना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है, आयरन दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। तो इनमें से एक धातु का उदाहरण है, यानी कि मेटल है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आयरन, क्योंकि यह जो आयरन है वह मेटल है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जो नाइट्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है, ये सभी यहाँ पर गैस है। तो यहाँ पर आयरन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल में निम्न में से एक कोशिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर एक कोशिक जीव का उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अमीबा है ये यहाँ पर एक कोशिक जीव है, वही पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लेमिडोमोनास, तो ये भी एक कोशिक जीव है। लेकिन जो हाइड्रा होता है वह बहुकोशिक जीव आता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक कोशिक जीव कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हाइड्रा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल में, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह ऊतक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमारे शरीर में कौन सा ऐसा ऊतक पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के गति के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन में देख सकते हैं संयोजी ऊतक हो जाएगा, पेशीय ऊतक हो जाएगा, या फिर तंत्रिका ऊतक हो जाएगा, या फिर एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा, एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऊतक हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जवाब हो जाएगा पेशीय ऊतक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पेशीय ऊतक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं। तो पादप जगत का उभयचर हम किसको कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, या फिर ब्रायोफाइटा, या फिर जिम्नोस्पर्म। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर का नाम से जानते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, 5 न्यूटन, यहाँ पर एसएन लिखा गया, यहाँ पर 5 न्यूटन होगा। 5 न्यूटन एवं 3 न्यूटन के 2 बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत है। वस्तु पर बल का परिणाम होगा। तो आपको बल का परिणाम यहाँ पर पता करना है। यहाँ पर एक वस्तु है और 2 प्रकार का बल लग रहा है और विपरीत दिशा में लग रहा है। मान लीजिए कि एक बल इधर से लग रहा है तो दूसरा बल इधर से लग रहा है और एक ही वस्तु पर लग रहा है। तो ऐसे में वस्तु पर बल का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर F1 माइनस F2 कर दीजिएगा, यानी कि 5 न्यूटन में से आपको यहाँ पर कितना 3 न्यूटन को घटा देना है। कितना बचेगा? यहाँ पर 2 न्यूटन बचेगा। यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 न्यूटन। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो कितना होगा? एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु जब नीचे गिर रहा होता है तो उसका गतिज ऊर्जा का मान पूछा गया है।
तो क्या होगा, तो यहाँ पर नियत रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, या फिर बढ़ेगा, या फिर घटता रहेगा, या फिर शून्य होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन बी बढ़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होती है। तो ध्वनि सबसे अधिक मात्रा में या फिर सबसे तेजी से गति किसमें करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पानी में करता है, लोहा में करता है, या फिर हवा में करता है, या फिर निर्वात में करता है। तो किस में करता है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा लोहे में करता है, क्योंकि जो लोहा होता है वह ठोस होता है और उसमें जो कण होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर पास पास होते हैं, और यहाँ पर जो कण होता है वहाँ पर गैप नहीं होता है। जो लोहा होता है वह ठोस होता है, उसमें जो कण होता है वह बहुत ही ज़्यादा पास पास होता है, जिसके कारण जो ध्वनि होता है वो यहाँ पर उसकी चाल अधिकतम होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, मलेरिया रोग का रोगवाहक है। तो मलेरिया रोग यहाँ पर किससे फैलता है, तो रोगवाहक पूछा गया है। तो यहाँ पर कुत्ता से फैलता है, यहाँ पर देख सकते हैं इसके अलावा देख सकते हैं ऑप्शन बी घरेलू मक्खी से फैलता है, या फिर मच्छर से फैलता है, या फिर प्रोटोजोआ से फैलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो मलेरिया रोग होता है वह मच्छर के काटने से फैलता है, या फिर मच्छर से फैलता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। तो वायु द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है ये बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस है, हैजा है, निमोनिया है, या फिर क्षय रोग है। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कोरोना वायरस है वह वायु के द्वारा फैलता है, इसके अलावा जो निमोनिया है वो भी वायु के द्वारा फैलता है, और क्षय रोग भी वायु के द्वारा फैलता है। लेकिन जो हैजा है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो हैजा है वह पानी के माध्यम से फैलता है, दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं CO2, O2, या फिर N2, या फिर SO2। तो कौन सा गैस यहाँ पर है उत्तरदायी, तो इसका जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर फिलअप वाला क्वेश्चन पूछा गया है, आपको फिलअप भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बन डाई, यहाँ पर देखते हैं होम लिखा गया है, यहाँ पर ठोस होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में देखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कोल्ड। तो यहाँ पर ठोस होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहला का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ कहते हैं। तो यहाँ पर भर लीजिएगा, शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। का जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं, इसको भर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो यहाँ पर क्या होगा फिलअप में, तो यहाँ पर हो जाएगा संयोजकता, यहाँ पर संयोजकता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर संयोजकता भर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र खाली स्थान द्वारा ज्ञात की जाती है। तो मान लीजिए कि कोई परमाणु है और उसकी कक्षा में कितना यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, उसकी संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। तो कौन सा फॉर्मूला के तहत हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो इस सूत्र के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन से परमाणु में उनकी कक्षा में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन में, घेंघा रोग के इलाज में खाली स्थान के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो यहाँ पर घेंघा रोग हो जाता है, तो इसके इलाज के लिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण खाली स्थान में होता है। तो कहाँ पर होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। तो इसको भर लीजिएगा, राइबोसोम में होता है, यहाँ पर भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त के तरल अधात्री भाग को कहते हैं। तो रक्त का जो तरल अधात्री भाग होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं,
प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं 7वां नंबर में, नारियल का रेशेयुक्त छिलका खाली स्थान उत्तक का बना होता है। तो नारियल का जो रेशेयुक्त छिलका होता है वह कौन से उत्तक से बना होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक, या फिर कह सकते हैं इसको यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। दोनों में से एक ठो लिख दीजिएगा, आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा, या फिर दृढ़ उत्तक यहाँ पर भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां, 5 जगत अवधारणा खाली स्थान वैज्ञानिक ने दी। तो 5 जगत अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो उस वैज्ञानिक का नाम था आर एच व्हिटेकर, आर एच व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत अवधारणा दी गई थी।